हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग भारत में शिक्षा का विकास टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री या राष्ट्रीय आंदोलन के तहत। तो इसमें काफ़ी डीपली और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एवं इम्पोर्टेंट तथा सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें अपनी पिछली वीडियो में शिक्षा के विकास के तहत अनेक आयोग और समितियों का अध्ययन किया गया। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों के द्वारा राधाकृष्णन आयोग का अध्ययन किया गया। उसमें क्या प्रावधान थे, क्या सिफारिशें थी, क्या लागू किया गया, क्या प्रभाव पड़ा। तो उसी के आगे जस्ट आप समय ज़ाया ना करते हुए जो लोग नए हैं वो जा करके हमारे प्लेलिस्ट, हमारे चैनल अभिनव करियर पॉइंट के जो पीछे की वीडियो है उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वहाँ से आप उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे की वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। और आज हम लोग शुरू करते हैं राधाकृष्णन आयोग के बाद, यानी कि ये लगभग राधाकृष्णन आयोग से लेकर के उसके बाद के जितने भी आयोग, जितनी समितियां आती हैं वह अब भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत आती हैं। देश स्वतंत्र हो जाता है, हमारे देश के अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के द्वारा ये नीतियां लाई जाती हैं। तो इसी के तहत आज हम लोग अध्ययन करते हैं कोठारी शिक्षा आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में आज क्वेश्चन उठाया जाता है। कोठारी शिक्षा आयोग क्या है, कोठारी आयोग क्या है, यही तक पूछ लिया जाता है कि कोठारी आयोग किससे जुड़ा हुआ है, तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और कोठारी आयोग कब आया, कब इसकी नीतियां, इसके सिफारिश, इसके प्रावधान लागू किए गए, तो ये 1964 से 1966 टाइमिंग दिया गया है पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, आईएएस की परीक्षा। तो यहाँ पर कोठारी शिक्षा आयोग, यहाँ से खूब क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सबसे पहले कोठारी है क्या, जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसी को जान लेते हैं। एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को, इसके क्वेश्चनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह कोठारी क्या थे। ये डीएस कोठारी एक व्यक्ति थे, इनका पूरा नाम था डीएस कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी। ये क्या थे, वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष थे। यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना 1953 ईस्वी में राधाकृष्णन आयोग जो 1948 में गठित किया गया था, उसकी सिफारिशों के अनुसार यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना की गई थी 1953 में। इसके बारे में डिटेल हमने बताया है हमारी पिछली वीडियो में, जाकर के आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष थे कौन, दौलत सिंह कोठारी यानी डीएस कोठारी। और इन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, तो गठन जुलाई 1964 में किया गया। और आगे चल करके जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब, 1966 में, इसीलिए यहाँ टाइमिंग दिया जाता है 1964 से 1966। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1964 ईस्वी, जुलाई 1964 ईस्वी। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशें, अपने प्रस्ताव, अपने प्रावधान कब प्रस्तुत किए, तो यह 1966 ईस्वी। तो इस बार यहाँ एक लाइन में आपको कई क्वेश्चन प्राप्त होंगे कि स्थापना कब हुई इस आयोग की, जुलाई 1964 में। किसकी अध्यक्षता में, डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। दौलत सिंह कोठारी कौन थे, यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष थे। और इस समिति में जो निर्णय लिए गए, जो कार्य किए गए, कहाँ से कैसे कार्य किया गया, तो इस समय यह विश्व स्तरीय शिक्षा बनाने हेतु, यानी दौलत सिंह कोठारी बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य कर रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ। और उनका पूरा प्रयास था कि देश आज़ाद हुआ है और देश में एक बहुत ही व्यापक शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जाए। इसके लिए उन्होंने विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। और इसी के लिए कैसे बनाया जाए विश्व स्तरीय, तो इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, जो उस समय काफ़ी समृद्ध देश थे, काफ़ी व्यवस्थाएं वहाँ लागू की जा रही थी, तो वहाँ से संपर्क किया गया, ब्रिटेन से, रूस से, अमेरिका से। और काफ़ी देशों के कौन लोग थे, जो शिक्षा शास्त्री थे और वैज्ञानिक थे। इन देशों के कौन लोग थे, जो शिक्षा शास्त्री थे, जो वैज्ञानिक लोग थे, उनके विचारों को लिया गया, उनसे चर्चा की गई, उनसे परिचर्चा की गई, उनसे जो प्राविधान उनके द्वारा लागू किए गए थे इन देशों में, वहाँ से अच्छे प्राविधानों को लिया गया। और इस आयोग की रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें प्रस्तुत की गई, शामिल की गई। और भी इसमें शामिल किया गया क्या, यूनेस्को के सदस्य, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को के सदस्य जेएफ एंड्रूज, जेएफ मैकडूगल थे। यानी कि यूनेस्को के सदस्य, यूनेस्को शिक्षा से संबंधित, संस्कृति से संबंधित
क्षेत्रों में कार्य करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह वैश्विक इंटरनेशनल संस्था थी, यह वैश्विक संस्था थी। तो इसकी एक सदस्य थे JF मैकडूगल, इनकी भी विचारधाराएं ली गई, इनसे भी काफ़ी चर्चा की गई। DS कोठारी जी के द्वारा काफ़ी जा करके वहाँ से काफ़ी चीज़ों को कलेक्ट किया गया, इनसे चर्चा की गई, इनके विचारों को लिया गया कि भारत में कैसे लागू किया जाए, भारत की वर्तमान दशा के तहत शिक्षा व्यवस्था को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। तो मुख्य रूप से ब्रिटेन, रूस, अमेरिका तथा यूनेस्को के सदस्य JF मैकडूगल की विचारधाराएं भी ली गई, किसमें? कोठारी शिक्षा आयोग में। अब आगे चलते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किए गए। यानी कि जून 1966 में इस आयोग ने, यानी कि 64 से 66 तक वैश्विक रूप से भारत में और विदेशों के जो शिक्षा शास्त्री थे, जो वैज्ञानिक थे, यूनेस्को के जो सदस्य थे, यानी तमाम लोगों की विचारधाराओं को लेकर के 2 वर्षों तक इस पर कार्य किया गया, इसके प्रावधान बनाए गए, इसमें नियम बनाए गए। और अब जाकर के जून 1966 में कोठारी शिक्षा आयोग के प्राविधानों को, उसकी सिफारिशों को, उसके प्रस्तावों को, उसके नियमों को लागू किया गया। और यानी कि 1966 में रिपोर्ट जारी की गई। अब यहाँ पर कहा क्या गया कि शिक्षा व्यवस्था को कठोर के बजाय लचीला बनाया जाए। यानी कि शिक्षा व्यवस्था बहुत कठोर ना हो, बहुत कड़े मापदंड ना हो, बहुत कड़े नियम ना हो। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। यानी कि आम व्यक्ति भी प्राथमिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक आम व्यक्ति भी शिक्षा से जुड़े, शिक्षा को ग्रहण करे, शिक्षा प्राप्त करे और शिक्षा सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए सुलभ हो, सामान्यकरण हो, समाजीकरण हो। यानी कि शिक्षा को लचीला बनाया जाए। और भी इसके तहत अनेक प्रावधान क्या किए गए, शिक्षा के सभी स्तरों पर, यानी कि वह चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, इंटरमीडिएट हो, हायर एजुकेशन हो, सभी स्तरों पर शिक्षा का जो उद्देश्य बनाया गया वो क्या था, जहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा, कार्यानुभव, नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, यह सिर्फ कागजी डिग्री नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टेक्निकल ही नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे और एक मशीन की तरह कार्य करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि जिसमें समाज सेवा की भावना हो। यानी कि व्यक्ति अगर शिक्षित होकर के निकलता है, एक बच्चा प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक और उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के उपरांत एक ऐसा व्यक्ति बने जिसके अंदर अपने देश और अपने समाज की सेवा के प्रति भी भाव उत्पन्न हो। ऐसा ना हो कि वह सिर्फ अपने गुणों से, अपने व्यावसायिक, अपने तकनीकी ज्ञान का यूज करे और अपने तक ही सीमित रहे। तो इससे एक सही, एक उचित, एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज सेवा की भावना का विकास हो तथा कार्यानुभव, यानी कि कार्य से लेकर के जब उसको अनुभव होगा, कार्यों को करके, चीज़ों को लेकर के जब अनुभव होगा तो दूसरे के लिए भी वह अपने अनुभव को प्रदान करेगा। तीसरी होती है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा यानी कि नैतिकता, यानी कि व्यक्ति कार्यों के साथ साथ शिक्षा ऐसी ग्रहण करे जो उसके नैतिकता का विकास करे। नैतिकता का मतलब है कि हर व्यक्ति देश के प्रति, समाज के प्रति, एक दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्य को समझे कि मुझे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, अपने इस समाज के छोटे से छोटे वर्ग के लिए, समाज के बड़े से बड़े वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए एक अच्छा कार्य करना है हमारे द्वारा। यानी उस व्यक्ति के द्वारा समाज के किसी भी समुदाय, समाज के किसी भी अंग, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए। यानी कि नीयत, यानी नैतिकता सही होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए देश और समाज के प्रति। और अगला होता है सामाजिक उत्तरदायित्व। यानी कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, जो सामाजिक कार्य हैं, उनके प्रति सिर्फ कार्य नहीं बल्कि उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए कि यह मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। और इन्हीं गुणों का विकास, यानी इन्हीं गुणों की भावना का विकास होना चाहिए। ये कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया है कि समाज सेवा, कार्यानुभव, नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना चाहिए। शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, उन्नत अध्ययन केंद्र की स्थापना। यानी कि इसी कोठारी आयोग के द्वारा उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना, यानी कि अनेक अध्ययन केंद्र स्थापित किए जो उनको पुनर्निर्मित किया गया, उनमें अनेक सुविधाएं लागू की गई, अनेक प्रावधान किए गए, यानी संसाधनों से युक्त किया गया उन्नत अध्ययन केंद्र। और आगे कहा गया कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर जोर। चूंकि हमारा देश उस समय आज़ाद हुआ था और देश में कभी कभी खाद्यान्न की कमी हो जाती थी, अकाल पड़ जा रहा था, सूखा पड़ जा रहा था, इसलिए कृषि शिक्षा और कृषि से जुड़े हुए अनुसंधान, रिसर्च, इन क्षेत्रों पर जोर दिया गया। यानी कि कृषि की शिक्षा और कृषि से जुड़े हुए अनुसंधान तथा अन्य और भी अनेक प्रकार के अनुसंधानों की शिक्षा पर जोर दिया गया।
और आगे कहा गया एक नेक्स्ट प्रावधान कि माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए, यानी कि अगर समाज का एक ऐसा वर्ग है जो हायर एजुकेटेड नहीं हो पाता है, उच्च शिक्षा नहीं कर सकता है, तो वह माध्यमिक स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके अपने हुनर को, अपने गुण को विकसित करे और कहीं न कहीं स्वावलंबी बने तथा देश और समाज में अपना सहयोग प्रदान करे। नेक्स्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये पीसीएस की परीक्षाओं में, लोअर की परीक्षाओं में, यहाँ तक कि आईएएस की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिए। जो सबसे अहम बात थी कि राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय का सबसे पहले 6% शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। इस आयोग ने सलाह दिया कि राष्ट्रीय आय का जो 6% हिस्सा है वह शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए, और इसकी सलाह थी इसी कोठारी आयोग की सलाह के अनुसार आगे चल करके 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको प्रथम शिक्षा नीति कहा जाता है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इस दौलत सिंह कोठारी या कोठारी शिक्षा आयोग के तहत ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस के रूप में है, जिसको हमने कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम आगे चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1968 ईस्वी में। इसे आप याद रख सकते हैं कि 64 में कोठारी आयोग का गठन किया गया, 66 में कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही, कोठारी आयोग की सिफारिशें तो लागू की गई, इसके प्रस्ताव तो लागू किए गए, लेकिन इसी की सिफारिशों के अनुसार ही 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो ज्यादातर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वही प्रावधान लागू किए गए जो कोठारी शिक्षा आयोग के तहत प्रावधान किए गए थे, जो लागू किए गए थे, उसी में कुछ और चीज़ों को और आगे भी जोड़ दिया गया। तो आइए देखते हैं कोठारी आयोग क्रियान्वित, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1968 जब लागू हुई तो इस समय कोठारी शिक्षा आयोग की जो नीतियाँ थीं वह क्रियान्वित हो रही थी, चल रही थी, लागू थी, और भारत सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को लागू किया गया। वो तो क्रियान्वित थी ही, वो तो चल ही रहा था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू किया गया। और इसमें जो सबसे पहला मुख्य प्रावधान किया गया, इसमें कहा गया कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आज भी है हमारे संविधान के थ्रू कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये चीज़ यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ही इसका प्रावधान कर दिया गया कि 14 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर भी कोठारी शिक्षा आयोग के तहत इसका प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा क्षेत्र पर व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी इस पॉइंट को रखा गया कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। और 2-3 चीजें और भी यहाँ पर आती हैं निकल करके, कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा, विज्ञान एवं अनुसंधान, ये 4 चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत। यानी कि कृषि, यहाँ भी कृषि पर जोर दिया जा रहा था, क्योंकि देश स्वतंत्र हुआ था और अनेक कृषि से जुड़े हुए अनेक यंत्रों, अनेक जो उर्वरक हैं, कीटनाशक, इन चीज़ों का आविष्कार अभी तक नहीं हो पाया था। और यही समय था आगे चलकर, जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, कि हरित क्रांति आती है। इसी के समय लगभग 64 से 65 के समय में ही हरित क्रांति आती है। और यहाँ पर इसीलिए इस शिक्षा नीति में भी जोर दिया जा रहा है, किस पर? कृषि पर। यहाँ कोठारी शिक्षा आयोग में भी दिया गया जोर, और यहाँ भी कहा जा रहा है कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा, यानी कृषि क्षेत्रों से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाए तथा औद्योगिक शिक्षा, यानी कि यहाँ एक नई चीज अब लागू की जा रही थी कि कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा और विज्ञान एवं अनुसंधान, 4 चीजों पर औद्योगिक, ये दोनों से जुड़ी हुई शिक्षा, यानी टेक्निकल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जिसको कहा जाए, व्यावसायिक शिक्षा, यानी हमारे उद्योग अब स्थापित हो रहे थे, अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित हो रहे थे, तो उन उद्योगों के लिए कर्मचारी चाहिए था और उसके काम करने वाले लोगों की आवश्यकता थी, तो इसलिए औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया तथा विज्ञान एवं अनुसंधान की शिक्षा पर जोर, यानी कि वैज्ञानिकता का जब विकास होगा, विज्ञान के क्षेत्रों में अनेक अनुसंधान किए जाएंगे, अनेक खोजें की जाएंगी और वैज्ञानिक शिक्षा जब प्रदान की जाएगी तो देश में एक क्रांति आएगी। और अब धीरे धीरे अनेक प्रकार की उद्योग स्थापित हो रहे थे, अनेक संस्थान स्थापित हो रहे थे और देश बहुत तेजी से आगे जा रहा था। तो यहाँ पर कृषि, औद्योगिक शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान की शिक्षा पर जोर देने की बात की गई। अब हम आगे चलते हैं, पाठ्य पुस्तकों की अधिक उत्तम और सस्ती उपलब्धता। ये पॉइंट किया गया कि पाठ्य पुस्तकें जो है थी वह अधिक उत्तम, यानी कि अच्छी से अच्छी पुस्तकें
प्रमोट की जाए, अच्छी से अच्छी पुस्तकें शिक्षार्थियों को दी जाएं, लोग अच्छी से अच्छी पुस्तकों को पढ़ें और वो पुस्तकें बहुत महंगी ना हो, यानी कहा जा रहा है कि सस्ती उपलब्धता, यानी कि कम मूल्यों पर, बहुत ही कम खर्चों पर वह पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं, जिससे लोग पढ़ें, शिक्षित हों और एक शिक्षा का माहौल बने और पढ़ करके एक नवीन अनुसंधान, नवीन क्षेत्रों में कार्य में आगे बढ़ें। और तीसरी बात कहा गया एक नई चीज़, त्रिभाषाई फार्मूला। यही चीज़ें कुछ अलग हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ये बार बार पूछा जाता है कि पुस्तकों की सस्ती उपलब्धता, यानी कि कम मूल्य में। और दूसरी चीज़ कहा गया त्रिभाषाई फार्मूला, यानी कि त्रिभाषाई फार्मूला का मतलब कि इस समय अब एक इंटरनेशनल भाषा अंग्रेजी आ चुकी थी, अंग्रेजी का भी विस्तार हो रहा था, और दूसरी हमारी जो राष्ट्रीय भाषा थी हिंदी, यानी कि हिंदी जो हमारे देश की मातृभाषा रही है कुछ क्षेत्रों में, और हिंदी जो है मुख्य भाषा रही है, और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का आगमन हो चुका था। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में तो ये शिक्षा व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ कहा गया कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाए। इसी को त्रिभाषाई फार्मूला, जैसे अगर दक्षिण में चला जाए तो तेलुगु है, तमिल भाषाएं हैं, बंगाल की तरफ जाएंगे तो बंगाली भाषा है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा है। तो इस प्रकार अनेक राज्यों में, जो काफ़ी सुदूर तक फैला हुआ हमारा देश, अनेक भाषाएं हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उनकी मातृभाषाएं, उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा प्रदान की जाए। और नेक्स्ट था 10+2+3 की पद्धति लागू की जाए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत ही सबसे पहले 10 यानी कि 1 से लेकर के 10वीं की शिक्षा, फिर 2 यानी कि 11वीं की शिक्षा, 11वीं और 12वीं यानी इंटरमीडिएट की शिक्षा, 11वीं 12वीं 2 वर्ष यानी इंटरमीडिएट की शिक्षा, तथा 3 यानी कि स्नातक का जो कोर्स था वह 3 वर्षीय बना दिया गया था। तो इस प्रकार 10+2+3 की शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए। अब हम चलते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बाद राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति, यानी कि नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आती है। कब? 1968 के बाद सीधे 1986 में आता। अभी हाल ही में जो पीसीएस का पेपर हुआ, पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, उसमें नवीन शिक्षा नीति से भी क्वेश्चंस लिया गया है, तो इसे हमें याद रखना है। वहाँ इससे जोड़ करके तथा जो हमारी अभी शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, तो इन दोनों से कंपैरिजन करके, दोनों से क्वेश्चन उठा करके मैचिंग करके विकल्पों के रूप में दिया गया था, इसलिए इन चीज़ों को याद रखना है। और नवीन शिक्षा नीति 2020 तथा पुरानी शिक्षा नीतियों से क्वेश्चन जरूर उठाएंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं नवीन शिक्षा नीति 1986। इसे याद रखने के लिए आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 था, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, और इसी सन को अगर पलट देते हैं तो 68 के बाद 1986 में नवीन शिक्षा नीति, यानी 68 से 78, 78 से 88, यानी कि लगभग 18 वर्षों के उपरांत नवीन शिक्षा नीति 1986 है। तो आइए देखते हैं कि नवीन शिक्षा नीति में क्या प्रावधान किए गए। तो ये नवीन शिक्षा नीति तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे केसी पंत, तत्कालीन शिक्षा मंत्री केसी पंत के प्रारूप पर यह नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की गई, और इन्होंने एक प्रारूप प्रस्तुत किया। ये शिक्षा मंत्री थे तत्कालीन, कौन थे? केसी पंत। ये हमें याद रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन अध्यक्ष थे, तो केसी पंत थे। केसी पंत क्या थे? उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, और इन्होंने एक अपना प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें कुल 12 खंड थे, यानी 12 खंडों से युक्त अपना एक नवीन शिक्षा नीति 1986 के तहत इन्होंने 12 खंडों में विभाजित एक अपना प्रारूप या प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब इसमें आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए गए। तो इसमें सबसे पहले प्रावधान किया गया कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया जाए। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रावधान किया गया कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया जाए, यानी कि सारे समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी लोग कम से कम प्राथमिक शिक्षा से जुड़े, और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला हर बच्चा, समाज का हर बच्चा होना चाहिए। कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से विमुख नहीं होना चाहिए। किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, कहीं किसी भी क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा से लोग बचे न, प्राथमिक शिक्षा से विमुख न रहें, यानी कि प्राथमिक शिक्षा सर्वव्यापी हर जगह उपलब्धता हो प्राथमिक शिक्षा के। और कहा गया कि इसी के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, यानी प्राथमिक शिक्षा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति के तहत चलाया गया?
तो ये नवीन शिक्षा नीति 1986 के तहत चलाया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है कि ब्लैक बोर्ड पर प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि साक्षरता दर 36% थी। यानी कि एक चीज़ देखा जाए कि अभी तक जो साक्षरता की दर थी, जब ये हमारी शिक्षा नीति लागू की गई यानी 1986 ईस्वी में, अभी तक हमारे देश की जो साक्षरता दर थी वह मात्र 36% थी। मात्र 36, बहुत ही कम थी। यानी कि 100 में से मात्र 36 लोग ही शिक्षित हुआ करते थे, पढ़े लिखे हुआ करते थे, बाकी लोग अशिक्षित हुआ करते थे, यानी असाक्षर हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ नहीं सकते थे, बस ऐसे ही जीवन चल रहा था। कृषि और पशुओं के साथ लोग अपना पशुओं की चराई किया करते थे, कृषि किया करते थे, अपने छोटे मोटे अपने हुनर से, अपने हस्त से निर्मित कार्यों को किया करते थे। इसलिए शिक्षा का जो स्तर था 36% था। और इसी राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति 1986 के तहत यह प्रावधान किया गया कि सन 2000 ईस्वी तक इस जो शिक्षा का स्तर है, जो साक्षरता की दर है, उसे 56% तक लाना है। यानी कि एक लंबा टारगेट बनाया गया 1986 से लेकर के 2000, यानी कि लगभग 14 वर्षों में एक टारगेट बनाया गया कि हम 36 से लेकर के 56% तक शिक्षा का जो स्तर है, जो साक्षरता का दर है, उसे यानी कि साक्षरता दर को अब हम 56% तक ले जाएंगे। कब तक? सन 2000 तक। और आगे और भी प्रावधान किए गए इंटरमीडिएट स्तर पर, यानी इंटरमीडिएट स्तर पर अब 3 वर्गों को कला, विज्ञान तथा वाणिज्य का विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया कि शिक्षार्थी यानी पढ़ने वाला स्टूडेंट अब इंटरमीडिएट में जाकर के अपना, अगर वो चाहे तो कला वर्ग में अपनी इंटरमीडिएट कक्षाएं ले सकता है, पढ़ सकता है, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, या तो वह वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में जा सकता है, या वाणिज्य, यानी कि जैसा कि आज भी ये दिखाई देता है कि आज भी इंटरमीडिएट के स्तर पर वहीं से इसका बंटवारा हो जाता है कि कौन कला वर्ग में जाएगा, कौन विज्ञान वर्ग में जाएगा, कौन वाणिज्य वर्ग में जाएगा। तो इसका प्रावधान नवीन शिक्षा नीति 1986 के तहत ही कर दिया गया था। अब आगे चलते हैं माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, यानी कि फिर वही चीज़ कहा जा रहा है जो चीज़ यहाँ कोठारी शिक्षा आयोग में कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा जो है व्यावसायिक हो। तो यहाँ नवीन शिक्षा नीति 1986 के तहत भी उसी प्रावधान को एक बार पुनः रिवीजन किया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, यानी माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिकत बनाना चाहिए, व्यवसाय अनेक प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। और कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा शिक्षा का समाजीकरण। इस नीति की जो सबसे अहम और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, जो कॉन्सेप्चुअल बातें थी, जो कॉन्सेप्चुअल सबसे विचार था इस नवीन शिक्षा नीति का, कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ये वही कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक है, सभी जगहों पर कोई ऐसा क्षेत्र ना हो जहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ना हो, प्राथमिक विद्यालय ना हो, प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए कार्य न किए जा रहे हों, तथा शिक्षा का समाजीकरण, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शिक्षा का समाजीकरण, शिक्षा पूरे समाज में फैली हो, समाज के हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए गए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक कोठारी शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा नवीन शिक्षा नीति 1986। इसी के बाद अब हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। चूँकि यहाँ अगर हम चर्चा करते तो शायद हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होती, इसलिए हम यहीं पर इस टॉपिक को रोक करके नवीन यानी जो हमारी अभी एकदम नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, इसमें अनेक प्रावधान किए गए, तो इसको काफ़ी डिटेल, काफ़ी लंबे और काफ़ी डीपली इसका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 3 टॉपिकों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप बार बार, आप अगर चाहें तो इस बोर्ड की स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बार बार इसी स्क्रीनशॉट को अगर पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे वीडियो को बार बार जब सुनेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं यही सारे क्वेश्चन आपकी हर परीक्षाओं में, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, इन तीनों से मिला जुला करके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से, इतने से ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रयास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और अगली वीडियो में हम भारत की नवीन शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई है, जो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लागू, इसके रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।